नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। सीएम धामी के 4 साल के कार्यकाल को सरकार विकास संकल्प के रूप में मना रही है। आज सीएम धामी ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ दोहराते हुए संकल्प ले, कृपया अपने दोनों इन 4 वर्षों में सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का, सभी बड़ी बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद लेकर, उत्तराखंड की जनता का साथ लेकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। कामों को आगे बढ़ाया, अभी बहुत सारे काम आगे करने हैं। मैं इस अवसर पर सभी को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही विशेष है। इन 4 सालों में मेरी पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक की भूमिका के लिए चुना। इन 4 साल में कई चुनौतियां आई और हर बार सभी चुनौतियों को मैंने अवसर में बदला। सच में आज का दिन, अभी जैसा राम जी ने बताया कि मेरे लिए भी आज ये विशेष दिन है कि आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे लिए तय की और इन 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई। 4 साल पहले जिन्हें युवा चेहरा कहकर कम आंका गया, आज वही नाम उत्तराखंड की राजनीति में मजबूती और संकल्प का प्रतीक बन गया। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। एनडी तिवारी के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे और बीजेपी के पहले नेता हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 4 जुलाई 2021 वो तारीख जब राजनीतिक उठापटक के बीच एक युवा चेहरे को राज्य की कमान सौंपी गई। वो चेहरा था पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने पहले ही दिन ये जता दिया कि ये नेतृत्व अलग है, निर्णायक है और सबसे बड़ी बात जमीन से जुड़ा है। धामी ने जनता से संवाद को शासन का आधार बनाया। आपदा हो या विकास, सड़क हो या श्रद्धा पथ, धामी हर मौके पर जनता के साथ खड़े दिखाई दिए, एक बेटा, एक भाई, एक अभिभावक की तरह। नीतिगत फैसलों की बात करें तो धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए। उन्होंने उत्तराखंड को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला खड़ा किया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। छोटे राज्यों में आर्थिक प्रबंधन में गोवा के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। 3.5 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए। 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर भी उतरे। धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद पर सख्त कानून बनाए। अंत्योदय परिवारों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए। मानस खंड मंदिर माला मिशन से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास हुआ। जमरानी बांध और सौंग नदी परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली। शहीद परिवारों को अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हुई। 3 साल में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गई। 4 सालों में 23,000 युवाओं को रोजगार दिया गया। हमारा संकल्प है कि लगातार उत्तराखंड आगे बढ़े और उस दिशा में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है। जो निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो आज पूरे देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे यूसीसी का कानून हो, या आज एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पूरे भारत के अंदर उस इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान आना हो, ऐसे अनेक कार्य हुए हैं और उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। राज्य की सियासी अस्थिरता के इतिहास में धामी एक स्थिर, सशक्त और सजग नेतृत्व के प्रतीक बनकर उभरे हैं। एनडी तिवारी के बाद पुष्कर सिंह धामी पहले सीएम हैं जिन्होंने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। नजरें अब 2027 पर हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को देवभूमि की जनता ने पसंद किया है। उत्तराखंड के अंदर जो अस्थिरता का वातावरण रहा है, उसमें आज पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्रियों में नरेंद्र तिवारी जी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक कार्यकाल में अपना कार्य पूर्ण की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे हृदय से विश्वास है कि पुष्कर धामी जी ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो नरेंद्र तिवारी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 4 साल पहले जो यात्रा एक चुनौती थी, वो आज एक उपलब्धि बन चुकी है। पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये साबित किया है कि अगर इरादे साफ हों तो रास्ते खुद बनते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर उनसे मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। पूर्व सीएम कोश्यारी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने पर सीएम धामी को बधाई दी। देहरादून के सिविल एविएशन समिट का आयोजन हुआ देहरादून में, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कार्यक्रम में कहा कि 2014 के बाद देश में कई नए एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। उत्तराखंड में हेली सर्विस लाइफ लाइन बन गई है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में 18 हेलीपोर्ट तैयार हो रहे हैं, जबकि 12 हेलीपोर्ट अभी सर्विस में हैं। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि पहाड़ पर एक एयरपोर्ट बनने से वहां रोजगार के बड़े साधन उपलब्ध होते हैं। पहाड़ पर हेली सेवा सरकार की प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर उड़ान योजना के अंतर्गत राज्यों के विभिन्न हिस्सों में हवाई पट्टियों और हेलीपोर्ट्स के विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। राज्य में वर्तमान में 18 हेलीपोर्ट्स से हेली सेवाओं के संचालन का कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर सफलतापूर्वक ये सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। यही नहीं, आने वाले समय में राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी हम हेली सेवाओं से जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये सबसे आसान पहुंच का अगर कोई रास्ता है तो हमारे लिए हेली सेवाएं हैं। क्षेत्र में आप देखेंगे तो आर्थिक विकास के इंजन होते हैं। 500 एकड़ जमीन पर एक छोटे एयरपोर्ट के माध्यम से 70,000 से 1 लाख तक के रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता उस एयरपोर्ट में रहती है। जरा सोचिए, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसी एयरपोर्ट अगर बने तो कितने प्रभावशाली एक एयरपोर्ट वहां के इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हो सकता है। ग्राउंड हैंडलर्स, एयरपोर्ट स्टाफ, and if you extend it outside the airport also, hoteliers, cab drivers, logistic providers, real estate development, there are so many avenues that open up just by building one airport in one region. रुड़की के नारसन बॉर्डर पर स्वामी यशवीर महाराज को रोक दिया गया। कांवड़ यात्रा में यशवीर महाराज पहचान अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत वो कांवड़ रूट पर बने ढाबों की पहचान को लेकर हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन उन्हें उत्तराखंड में जाने की अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें, 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इससे पहले कई हिंदुवादी संगठनों ने पहचान अभियान की शुरुआत की है। यशवीर महाराज, जिन्होंने बीते दिनों पंडित जी वैष्णव ढाबा पर अभियान के तहत उस ढाबे की सच्चाई को उजागर किया था, इनके 6 समर्थकों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। अब जब उत्तराखंड के लिए जा रहे थे तब इन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। हरिद्वार पुलिस ने आपको रोका है, क्यों रोका है उत्तराखंड? देखिए, हम जो कांवड़ यात्रा मार्ग है, उस कांवड़ यात्रा मार्ग पर भगवान वाराही का चित्र और भगवा ध्वज लगाते हुए जा रहे थे, जहां पर हमारे सनातन धर्म के खाद्य पदार्थ की दुकानें चलाते हैं। लेकिन यहीं नारसन चौकी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है, हमें इन्होंने यहाँ रोक दिया। तो ये तो पुलिस व्यवस्था होगी, क्यों रोका? लेकिन हम रुक गए। लेकिन हमने पुलिस प्रशासन से ये जरूर मांग कर दी कि यहीं मीडिया के सामने हमें ये बता दें उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन कि भगवान
भगवान वाराह का चित्र लगाना और भगवा ध्वज लगाना अपराध है क्या? यदि अपराध है तो बता दें, अपराध नहीं है तो फिर हमें लगाने दें। कुछ समय के बाद में इन्होंने भाई इनके मन में आया, क्योंकि ये तो ऋषियों की भूमि है, सबके विचार बदल जाते हैं, तो इनके भी विचार बदल गए, तो हम लगाते हुए जा रहे हैं, फिर वापस चले जाएंगे। ये अभियान है आपका एक लगाना, तो इस अभियान की क्या कोई परमिशन वगैरह भी ली जाती है या आपने ली? देखिए, साधुओं को परमिशन लेने की आवश्यकता थोड़ा ही होती है, भगवान का चित्र है तो कोई भी लगाएगा। देखिए शिव ढाबा लिख रहा है, हमारे शिव जी महाराज का चित्र लगा हुआ है, क्या इस होटल ढाबे ने परमिशन ली है? और यहाँ कावड़ आएंगे कावड़ लाने के लिए, क्या वो परमिशन लेंगे? अरे हमारे धर्म का विषय है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें अपना कर्तव्य है, हमारा एक दायित्व है, और हम भारत के नागरिक हैं और सन्यासी है, तो इसलिए हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं, और कोई परमिशन देने की कोशिश भी ना करे। हम साधु हैं। आप वापस जाएंगे या आगे जाएंगे, बढ़ेंगे? बस ये तो अब कर रहे हैं, फिर आगे भी चले जाएंगे, परमिशन भी चले जाएंगे। ठीक, नेम प्लेट को लेकर आगे भी आगे आपका हाँ, नहीं हमारा अभी आगे नहीं, हमारा पूरे भारत में चलेगा, सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब थूक मूत्र करने वाला जो जिहादी गैंग है, उस गैंग को नहीं चलने देंगे। जिसको दुकान चलानी है अपने नाम से चलाए, अपनी दुकान पर अपना नाम लिखे या न लिखे, लेकिन वो जिहादी विचारधारा के लोग हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड या हिंदुओं के नाम का बोर्ड बिल्कुल नहीं लगाने देंगे, किसी कीमत पर नहीं लगाने देंगे। देहरादून में प्रोटोकॉल पर फिर सवाल उठा है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू का प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थे डीएम। जी हां, देहरादून के डीएम एयरपोर्ट पर पहुंचे ही नहीं, रिसीव करने पहुंचे थे एसडीएम डोईवाला। लोकसभा स्पीकर के प्रोटोकॉल पर भी इसी तरह से सवाल उठे थे कि वहां पालन नहीं किया गया प्रोटोकॉल का। प्रशासन के अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। इससे पहले जब लोकसभा स्पीकर को वहां जाना था, प्रोटोकॉल में गड़बड़ी हुई थी, तब डीएम की ओर से सफाई दी गई थी कि उनके पैर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो प्रोटोकॉल निभा नहीं पाए। यहां तक कि इस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए थे कि फोन कॉल क्यों नहीं रिसीव किया गया उनके दफ्तर में। अब एक बार फिर उनकी तरफ से प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। आज ही केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू उत्तराखंड में मौजूद देहरादून में वो कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके स्वागत के लिए प्रोटोकॉल के तहत डीएम को वहां मौजूद होना था, जो मौजूद नहीं थे। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, बार बार इस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन होना, देहरादून के डीएम वाकई किसी परेशानी में है या फिर ये उनकी अब आदत बन गई है? दीपांकर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बिल्कुल मिलकर ये एक फिर से ये मामला सामने आया, जबकि लोकसभा स्पीकर के प्रोटोकॉल को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनको किस तरह प्रोटोकॉल देना चाहिए नेताओं को। और आज केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर डीएम मौजूद नहीं थे। तो जो खबरें हमारे पास सूत्रों के हवाले से, उन्होंने पूछा कि डीएम कहां पर है। दूसरी बात की जो उनका एस्कॉर्ट है या जो उनकी फ्लीट थी, उसमें भी कई कमियां पाई गई है, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। और उसके बाद सारे प्रशासनिक अधिकारियों को हमने फोन किया, तो एसडीएम डोईवाला उनको रिसीव करने के लिए पहुंची थी। उनका कहना है कि ये उन नहीं था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो वहां पर जरूर मौजूद थी। वहीं खबरें ये भी है सूत्रों के हवाले से कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जो सेंट्रल मिनिस्टर है उनको यहाँ पर उनकी नाराजगी को कम करने की कोशिश की गई है। कुछ अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे जहाँ सेंट्रल मिनिस्टर मौजूद है, ताकि ये कुछ बड़ा मामला न बने। लेकिन हाँ, लगातार ये जो डीएम देहरादून है उनको भी हमने फोन किया, डीएम देहरादून को, लेकिन डीएम देहरादून का फोन फिर से नहीं उठा। खबर ये कि जो गवर्नर ने आज एक मीटिंग रखी थी आपदा की, डीएम उस की वीसी में जुड़े हुए थे, लेकिन अभी डीएम ऑफिस की तरफ से कोई हमें जानकारी नहीं दी गई है कि डीएम कहां थे, क्यों नहीं वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो पक्की सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास है कि एक बार फिर प्रोटोकॉल यहां पर उल्लंघन हुआ है और फ्लीट में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जताई है। और अब देखना होगा कि डीएम देहरादून और प्रोटोकॉल के जो सेक्रेटरी है वो इस पर क्या जवाब देते हैं। जी, धन्यवाद दीपांकर पूरी जानकारी देने के लिए। तो देहरादून में बार बार इस तरह की घटना हो रही है। प्रोटोकॉल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये किसी के मन पर या चाहने पर या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि एक लिखित रूल है प्रोटोकॉल के तहत, उसका पालन होना जरूरी होता है। लेकिन देहरादून में अभी हाल ही में 2 ऐसी शिकायतें सामने आ गई हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग को खोल दिया गया है। पैदल मार्ग गौरीकुंड के आगे छोड़ी में बोल्डर आने से बंद हो गया था, जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा रोक दी गई थी। हालांकि सड़क खुलने के बाद श्रद्धालुओं को राहत मिली है। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पूरे रास्ते में तैनात हैं।
चमोली में 6 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे को खोला गया। आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से पीपलकोटी, नंदप्रयाग और उमटा के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया था, जिससे यात्री परेशान थे। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद सड़क खोल दिया गया है, जिससे यात्रियों को अब राहत मिली है। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पापड़गाड़ के पास भू धंसाव की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से सुबह से हाईवे पर यात्री फंसे हुए हैं। बीआरओ की टीम मशीन समेत मौके पर मौजूद है। रोड को खोलने का काम चल रहा है। हालांकि हाईवे पर कई जगहों पर भू धंसाव की स्थिति बन गई है। उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे 5 दिन बाद भी नहीं खुल पाया। हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। हालांकि सिलाई बैंड के पास तक सभी वॉशआउट रोड को खोल दिया गया है। वहीं ओजरी में भी हाईवे खोलने के लिए दिन रात काम चल रहा है। मानसून के संबंध में तैयारियों के बाबत जो है एक बृहद मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें साफ निर्देश उनके द्वारा दिए गए कि कोई भी मार्ग जो भी बंद होता है उस पर मिनिमम रिस्पांस टाइम हो और 1 दिन से अधिक तो कोई बंद होना ही नहीं चाहिए। अगर 1 दिन से अधिक बंद हो तो ऐसे स्थितियों को शासन के संज्ञान में लाया जाए। यदि सब कुछ ठीक रहा, ऊपर मौसम ने भी साथ दिया, तो ओजरी का जो ब्रिज हुआ है वहाँ तक हम कल सुबह तक जो है अपना ट्रैफिक थ्रू कर देंगे। और जो ओजरी के पास वॉशआउट पोर्शन हुआ है उस पर भी हमने उस पानी को डाइवर्ट करके छोटे ट्रैफिक को थ्रू करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम 2 या 3 दिन में कर देंगे यदि पानी डाइवर्ट हम कर पाए। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में रविवार को बादल फटा, जिसकी वजह से स्याना चट्टी में झील बन गई थी। इस जगह नदी का तल भी काफी बढ़ गया है, जिससे यमुना नदी के किनारे बसे मकानों को नुकसान हो रहा है। इन मकानों में रह रहे लोग दहशत में हैं। अब हम खेल नाकाम प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं और भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और साथ के साथ एनएच को भी बाधित करने का काम करेंगे। हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग यही कर सकते हैं। चमोली में बारिश का कहर जारी है और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं कई सड़कें बंद हैं। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली 18 सड़कें बंद हैं इस वक्त, जिससे गांव वालों को परेशानी हो रही है। कर्णप्रयाग के सुभाष नगर में 15 मकान लैंडस्लाइड की जद में है। कभी भी ये मकान ढह सकते हैं। भारी बारिश से जो है सुभाष नगर का ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में ये हम यहाँ पे 25 परिवार ऐसे हैं कि जो आपदा की जद से जूझ रहे हैं। वर्तमान समय से पिछले वर्षों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमको उचित मुआवजा दें, लेकिन सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया। अब ये दूसरा बरसात आ चुका है और इस मकान, ये 6ठी मंजिली मकान है। ये मकान का एक लैंडर आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला खिसक गया है, इसकी फाउंडेशन टूट चुकी है। चमोली के पोखरी गोपेश्वर रोड पर सांकरी गांव के समीप कार में भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। देर रात हुई भारी बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ पहाड़ से गिरा, सड़क पर खड़ी कार पर गिरा। हालांकि इस दौरान कार के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। भारी वर्षा की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में हालात ऐसे बन गए हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि प्रभावित राज्यों में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए एनडीआरएफ की पर्याप्त टीमें तैनात की गई हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल को भी भेजने की तैयारी है। साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हरिद्वार में मौजूद है, जहां पर उन्होंने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना की है और इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पत्थर के रूप में स्थापित होंगी। भाइयों बहनों, मैंने मुख्य सेवक के रूप में जब से कार्यभार संभाला है
तब से मैं जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का ध्येय लेकर संकल्पित होकर निरंतर प्रयास कर रहा हूं। हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर गांव से लेकर शहरों तक, किसानों से लेकर युवाओं तक, मातृशक्ति से लेकर श्रम शक्ति तक और व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों तक प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग के लिए कई नई नई योजनाएं बनाई हैं। और केवल योजनाएं बनाई ही नहीं है भाइयों बहनों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, योजनाएं बनाकर हमने योजनाओं को धरातल पर उतारा भी है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में जहां एक और शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक, पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सहित सभी मूलभूत आवश्यकताओं का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत किया जा रहा है। अनेकों कार्य आज प्रगति पर है। वहीं प्रदेश के किसानों को, किसान हमारी प्राथमिकता हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को दुगना करने का संकल्प लेकर लगातार निरंतर गतिमान रूप से काम होकर कर रहे हैं और किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधे एवं फूलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा आज अनेकों क्षेत्रों में होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है भाइयों बहनों, आप सबके बीच में मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आज भारत सरकार के नीति आयोग 2023-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आई है भाइयों बहनों, क्योंकि हमारी विकास की गति और दिशा दोनों संतुलित रूप से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, हम मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है। अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, हम अपने सभी जिलों के समग्र विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हरिद्वार जनपद में अनेकों विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हम हरिद्वार शहर में जहां एक और 186 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सीवरेज नेटवर्क का निर्माण करा रहे हैं, वहीं हमने पूरे शहर में 187 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल योजनाओं का भी कार्य किया है। इतना ही नहीं, अभी भाई आदेश चौहान जी बोल रहे थे, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो या लालढांग क्षेत्र में स्थित मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित होना हो, स्वामी यतीश्वरानंद जी ने इसके लिए लगातार निरंतर रूप से प्रयास किया है। हमने हरिद्वार में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी हर संभव प्रयास किए हैं। भाइयों बहनों, हम धर्म नगरी हरिद्वार को काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति भव्य और दिव्य बनाना चाहते हैं। इसी के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण भी हम करा रहे हैं, जिसकी डीपीआर तैयार हो गई है। आने वाले कुछ ही समय बाद यहाँ इस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हरिद्वार में हेली सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण करने के साथ ही नगर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पॉट टैक्सी के संचालन की कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण को हरी झंडी देना हो या लालढंग की बरसाती नदी में पुल के निर्माण के साथ ही झूला पुल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा हो। हम देवनगरी हरिद्वार को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देवनगरी हरिद्वार के लिए कांवड़ यात्रा और कुंभ का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है और मैंने कल ही अपने सभी अधिकारियों से कांवड़ यात्रा संबंधित
तैयारियों का जायजा लेते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि ये कांवड़ यात्रा वर्ष 2027 में होने वाला कुंभ का आयोजन भव्य, दिव्य और सुरक्षित और ऐतिहासिक होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जाएगी भाइयों बहनों। इसके लिए हम सभी जितने भी जरूरी इंतजाम हैं वो करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने एक और प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, सख्त दंगा विरोधी कानून दंगों को रोकने के लिए लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और जो पिछले दिनों थूक जिहाद की घटनाएं आई थी उस पर पूरी तरह से विराम लगाने के लिए हर तरीके से जो है कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हम देश के पहले ऐसे राज्य हैं जो समान नागरिक संहिता का कानून लाकर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून राज्य के अंदर लागू कर दिया है।